हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष गुप्ता, एक 9 पॉइंटर और मैकेनिकल डिपार्टमेंट आईटी बॉम्बे में। और इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे कुछ मैकेनिकल सपोर्ट्स जो कि हमारे दो दो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, जॉइंट्स जो हम कह सकते हैं, उसको हम कैसे मैथमेटिकली या फिर फिजिक्स के फॉर्म में मॉडल कर सकते हैं, सो दैट हम उनकी एबिलिटी ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो वीडियो का पार्ट होगा जहाँ पे हम स्पेसिफिकली 2D को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ही चीज पढ़ क्यों रहे हैं, इसका सिंपल रीजन हमारे पास जहाँ पे जो भी अभी कॉन्सेप्ट्स हम करने वाले हैं, डेफिनेशन तो कम ही है। जो भी कॉन्सेप्ट्स हम डिफाइन करेंगे, हम जो भी जॉइंट्स के नाम देंगे, वो बहुत ज्यादा ही कॉमनली यूज होते हैं। तुम्हारे एफपीडी बन के आएंगी, डायग्राम्स दे रखे होंगे, या फिर तुम फिजिकली भी देखोगे तुम्हारे मल्टीपल चीजें जो है हमारे आसपास, वो उन्हीं सपोर्ट्स के टर्म्स पे डिफाइन हो सकती हैं। तो तुम्हें अगर ऐसे कोई नॉर्मल चीज का भी एफबीडी बनाना है, तो फिजिकली किसी चीज को देखते हो, जैसे कोई डोर है, तो मैं अगर उसको मॉडल करना है कैसे करना है, तो फिर तुम्हें ये सब चीजें काम आएंगी। तो इस पर्सपेक्टिव से हमें ये चीजें पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हम जो भी ये चीजें हैं जॉइंट्स, मैंने बोले कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं ओवरऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी, और जैसे रोबोट्स के भी डिजाइन करोगे या ऐसे रिलेटेड कोई भी मैकेनिकल की जो डायनेमिक्स या स्टैटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो हमें इन सभी सिनेरियोज में ये पता होना चाहिए कि वो फोर्सेस हमें कैसे लेना सिस्टम पे, तब ये चीज काम है। ठीक है, तो अब यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम एक एक करके देखेंगे किस किस टाइप के सपोर्ट्स या फिर जॉइंट्स हो सकते हैं और हम उन्हें कैसे मॉडल करते हैं। इसका बेसिक सा रीजन यही है कि हमें एफबीडी बनानी है, और हमें एफबीडी बनाने के लिए पता होना चाहिए फोर्सेस किस तरीके से लगेंगे, ये हमारे एफबीडी को एक्चुअली सॉल्व कर देगा। वरना हम जनरल फोर्स तो कुछ भी ले सकते हैं, हमें अगर पता है कि वो किस टाइप का फोर्स है, हम उससे अपना उसकी इक्वेशंस को थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हैं, और वो काफी हेल्पफुल है व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मेरा पहला केस है, वो एक फ्लेक्सिबल केबल है या फिर बेल्ट है या कोई चेन है या कोई रोप। मान लो एक रस्सी या कोई बेल्ट ले लो, केबल ले लो, केबल सब एक चीज के अब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं बेसिकली। यहाँ पे ओवरऑल उनका स्ट्रक्चर अलग है, बट काम वो सेम करते हैं। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि नेग्लिजिबल वेट है और वो टॉट है, मतलब ऐसा है कि ढीले नहीं है। अगर ढीले है तो उसमें कोई फोर्स लगेगा नहीं, मतलब तुम्हारे पास एक रस्सी है, तुम उसे खींच नहीं रहे हो, ऐसी छोड़ रखा है तुमने, वो रस्सी लटक रही है। हमारे पास एक रस्सी है और वो रस्सी ऐसे लटक रही है, उसमें कोई फोर्स होगा ही नहीं जब तक तुम उसे खींचते नहीं हो, मतलब वो जैसे बिल्कुल खींचेगी नहीं, तब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने उस रस्सी को सफिशिएंटली खींच रखा है कि उसमें कुछ फोर्स तो लग रहा है। अब क्या होगा, इसके अंदर कुछ वेट नहीं है, तो वेट नहीं होगा पहले वाले केस में, तो क्या होगा, वो रस्सी जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है वो लीनियरली कनेक्टेड होंगे, क्योंकि उस पर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स है ही नहीं, उसको मासलेस माना है। तो उस पर जो भी फोर्स होगा वो एक उसी जो भी फोर्स होगा उसके अलोंग लगेगा, और वो बिल्कुल इक्वल होगा अलोंग ऑल दोज पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट उठा लो उस रस्सी या फिर उस केबल में, तो मैं वो सेम फोर्स मिलेगा ओवरऑल, तो इसीलिए वहाँ पे वो लीनियर है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कुछ थीटा एंगल पे वो लग रहा है, और वो ऑब्जेक्ट टॉट है कुछ थीटा एंगल पे। तो मैं बेसिकली क्या करना है, इस जब रस्सी को काटोगे तो ये उस रस्सी के अलॉन्ग ही या उस चेन के अलॉन्ग ही उस फोर्स को लगाना है, जिसे मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, टेंशन की तरह बोलते हैं। ये टेंशन है क्योंकि सिंपल सी बात है, हम उसको जब तक टेंशन में रखेंगे तो ये चीज काम ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये वन साइड वाले हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि इसका कुछ फाइनाइट वेट हो। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, मैं एक पॉइंट यहाँ पे मैं वाला पॉइंट लूँ या दूसरा पॉइंट लूँ, इन दोनों में काफी फर्क आ जाएगा, क्योंकि इसका खुद का एक वेट भी लग रहा है नीचे। तो अब यही चीज है कि हम एक तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ क्या है, मैं एक चीज को पकड़ा हूँ, ये कुछ एंगल बना रही थी, तो यहाँ पे तो जो होगा वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए बिल्कुल फ्लैट है, बट इसको ऐसे मूव करते करते थीटा एंगल पे लगना पड़ रहा है, क्योंकि हमने इसे इस तरह से प्लेस करा है। बट बीच में क्या होगा, वो जीरो से थीटा की तरफ मूव करेगा, अनलाइक प्रीवियस केस जहाँ पे वो लीनियर था, क्योंकि फोर्स एक्स्ट्रा नहीं था। यहाँ वेट का फोर्स है जो वेरी कर रहा है अलॉन्ग दिस लेंथ, इस वजह से पैराबोलिक टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। बट यहाँ चीज नोटिस करो, थीटा अभी भी बन रहा है, वो कितना है, वो इस वाली चीज का इससे एंगल है। वो यहाँ पे थीटा का कंसिस्टेंट था, बट यहाँ पे थीटा वेरिंग है। बट जो थीटा हम ले रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिक, वो थीटा है जो उस पॉइंट का जहाँ पे वो कनेक्टेड है उस वाले पॉइंट। तो क्या करना है, इस रस्सी को काटो, बहुत इमीडिएटली उसके पास से काटो, और जो तुम्हें टेंशन मिलेगी वो एंगल बता। ठीक है, ये हमने दो तरीके देखा कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अलोंग द रोप फोर्स लगेगा, उसको हमें पता है कि डायरेक्शन भी पता है कि वो खींच रहा होगा, तो उसे टेंशन से डिनोट करना है। ठीक है, अब हम अगले टाइप के सपोर्ट्स में आते हैं, जैसे हमें स्मूथ सरफेस बोल सकते हैं, कि ये एक सरफेस है जिसपे फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, जीरो ले सकते हैं म्यू की वैल्यू। मैं इस पे एक ऑब्जेक्ट को लगा रखा है, इस पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, दोनों के अंदर ही कोई फ्रिक्शन नहीं है। मैंने बस क्या किया, ऐसे बॉडी थी, दूसरी बॉडी को उसके ऊपर बस रख दिया। मान लो ये पेन है, ये बहुत स्मूथ है और ये सरफेस है, इसके मैंने ऊपर रख दिया। तो क्या होगा, अभी ये फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से इधर इधर मूव कर सकता है बहुत फ्रीली, उसको कोई चीज रोकेगी नहीं, इसके ऊपर मूव करने पे कोई नहीं रोकेगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं। बट क्या मैं इस सरफेस के अंदर जा सकता हूँ, मैं क्या मैं इस पेन को एक रिजिड सरफेस के अंदर ले जा सकता हूँ, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सरफेस उसको रोक रही है, इसे रोकने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट माई फोर्स, कि मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन पे, इसको बदले में इस तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो इफेक्टिवली हम ये मान के चल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट पे, इस सरफेस को हटाने पे, कि एक फोर्स लग रहा है जो इसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन पे लग रहा है, इसलिए हम उसे एन से डिनोट कर रहे हैं नॉर्मल फोर्स से। ये सरफेस पे टेंजेंट मारा है, मतलब हमने यहाँ जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उस पर टेंजेंट मारा है, वो इस टेंजेंट को डिनोट कर रहा है, और जस्ट उस परपेंडिकुलर, और सिंस कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो इस टेंजेंट के अलावा कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला क्लियर। थर्ड केस इसी का ही जस्ट एडवांसमेंट है। हमने क्या किया, रफ सरफेस हमने बेसिकली क्या किया, इस सरफेस पे भी कुछ फ्रिक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, जो वो हमारा फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू होता है उसकी कुछ वैल्यू नॉन नेगेटिव है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होगा वो भी नॉन नेगेटिव लेके चलो, दोनों ही रफ है, इनमें एक दूसरे पे कोई ना कोई फ्रिक्शन होगा। अब क्या हुआ, ये टाइप से ऐसा है कि मैं इस पे रखूँ और मैं इसे रगड़ रहा हूँ तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, एक्चुअली तो लगता है ये फोर्स, तो मैं बेसिकली फोर्स लग रहा है इस पे फ्रिक्शन का। तो क्या हुआ, इसका चलने मोशन में भी रेस्ट्रिक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अभी से 3D, मेरा पाम भले 3D दिख रहा है बट इसे एज ए क्रॉस सेक्शन में सोचो तो ये 2D है। तो 2D में मान के चलो कि इस पे एक फोर्स लग रहा है जो इसको इस तरफ मूव करने से रोक रहा है, इस तरफ करने से मूव करने से रोक रहा है, जो फ्रिक्शन की वजह से। और एक फोर्स है जो इसको इसके अंदर नहीं जाना है, मैं ऐसे तो ले जा सकता हूँ बट मैं इसके अंदर नहीं ले जा सकता। तो जब मैं इसे पुश करने की कोशिश करूंगा तो इस पर एक अपोजिट फोर्स लगेगा। तो बेसिकली मेरा जो ये भी आर फोर्स है वो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, जहाँ पे एफ जो है मेरा फ्रिक्शन का फोर्स है और मेरा जो एन है वो नॉर्मल का फोर्स है। इसको मैं नॉर्मल पहले भी डिस्कस किया था, नॉर्मल को हम जनरली एन से डिनोट करते हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है मैं उसे रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा हूँ और मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। मैं इन दोनों को इंडिविजुअली बना सकता हूँ या आर को बना सकता हूँ। ये चीज नोट करनी होगी कि एफ को फिर तुम दोनों से एक चीज को दिखा सकते हो, तो एफ और एन को साथ में दिखाओ या फिर आर को दिखाओ। और इसमें और पिछले वाले केस में क्या फर्क है, पहले वाले केस में जो आर था वो बिल्कुल एन की डायरेक्शन में था, यानी कि पेन की मतलब जो भी सरफेस मेरा पेन था पेन के अलावा मूव कर रहा था। बट यहाँ पे जो आर है वो कुछ एंगल बना रहा है इसकी सरफेस, मतलब इसकी लेंथ के लिए। ठीक है, तो ये दो रफ और स्मूथ में डिफरेंस आया फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वैल्यू पता है तो हम बेसिकली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं म्यू टाइम्स एन। तो हमें म्यू अगर पता है और नॉर्मल की डायरेक्शन तो पता ही है, तो हम ये तब है जब हम म्यू पे भी डिपेंड करता है म्यू कौन सा वाला है, स्टैटिक ले रहे हैं काइनेटिक, बट ओवरऑल हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं गिवन द फैक्ट कि हमें एन पता है। तो हम फाइनली रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं कितना लग रहा है। ठीक है, अब हमें फाइनल टाइप का हम देख लेते हैं कि ये एक लास्ट है जिसे रोलर सपोर्ट कहते हैं। इसका कॉमन नाम ही रोलर सपोर्ट है और ये बहुत कॉमन है बट मल्टीपल तरीके से देखने को मिलता है लिटरेचर में। पहला तरीका कि एक रॉड है जो एक व्हील से कनेक्टेड है, ये व्हील है। एक बहुत सिंपल तरीका है, मान लो कैसा किसी ट्रे को, मतलब मूविंग वाली टेबल को मूव करने के लिए हम टायर लगा देते हैं नीचे, या कोई कूलर्स होते हैं वाटर कूलर्स, तो उनको मूव करने के लिए उसके नीचे टायर लगाते हैं, एक्जैक्टली सेम व्हील्स। ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, हम इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि एक वेज है जिसको मल्टीपल टायर्स के जरिए मूव करा जा रहा है, और या फिर हम एक रॉकर जैसा दिखा सकते हैं बट है भी है बेसिकली, ये उसमें रॉकर दिख रहा है बट ये ओवरऑल इस टाइप से मूवमेंट लोकली उतना मूवमेंट तो करेगा कि वो हम इसे मॉडल कर सके एज अ रोलर। इन तीनों ही केस में क्या हो रहा है, मैं इस पहिए को अब नॉर्मली मान के चलो, यहाँ पे हम एक चीज अज्यूम करके चल रहे हैं कि रोलर सपोर्ट प्लस नो फ्रिक्शन। कहने का मतलब ये भी जो सरफेस है, ये तीनों ही केस में सरफेस का म्यू जो है वो 0 है, और सिमिलरली इसका भी म्यू, इन जब पिंक वाले जो जो व्हील्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका भी म्यू 0 है। सो ओवरऑल क्या हो गया, मैं रोलर सपोर्ट के केस में फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहा हूँ, तो मेरे को ये मूवमेंट जो है ऐसे मूव करने के लिए बहुत आसानी से मूव होगा। मतलब ऐसे मान के चलो कि तुम एक टेबल को जिसमें व्हील लगा है उसको मूव कर रहे हो ओवर सम वेट फ्लोर, लाइक गीला है या फिर उस पर ऑयल गिरा हुआ है, तुम उस पर आराम से मूव कर सकते हो। तो ये इस टाइप की सिनेरियो है। तो उसमें क्या होगा कि तुम उसे कैसे ऐसे मूव कर रहे हो, उस पर तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा। प्रैक्टिकली तो हर चीज में फ्रिक्शन लगता है बट हम ऐसे आइडियल केस में मान के चल रहे हैं फ्रिक्शन नहीं लग रहा। बट एक चीज है कि तुम उस जो भी टेबल होगी उसे पुश करोगे जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर नहीं जा सकती। तो उस पर बेसिकली क्या हो रहा है, जमीन एक अपोजिट फोर्स लगा रही होगी, तो वही फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स कहलाता है। इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है फ्रिक्शन का, इस वजह से ये सिर्फ परपेंडिकुलरली अप फोर्स लग रहा है। तो अगर तुम्हें ऐसे वाला कभी रोलर दिखे तो उस रोलर को हटा सकते हो इमेज में से और उसकी जगह सिंपली फोर्स लगा। अल्टरनेटिवली स्पेशल केस जब फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता हो, फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो क्या होगा, जिस तरफ भी मेरा रोलर मूव कर रहा होगा फ्रिक्शन उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो अगर मेरा रोलर इस तरफ मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी v से, तो फ्रिक्शन उसके नेगेटिव डायरेक्शन पे लग रही है। और नॉर्मल तो हमेशा एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ओवरऑल क्या होगा, मेरा फ्रिक्शन और एन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे रिजल्टेंट लग रहा होगा। सिमिलर टू द रफ और सरफेस स्मूथ वाला केस कि हमारे पास ये नॉर्मल है, जब स्मूथ होता है तो सिर्फ नॉर्मल लग रहा होता है। नॉर्मल का ओरिएंटेशन डिपेंड की सरफेस और वो ऑब्जेक्ट कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे वो सीधा ऐसे परपेंडिकुलरली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला रिलेशन होने की वजह से परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रहा है, वहाँ पे कुछ एंगल पे होने की वजह से कुछ एंगल पे नॉर्मल लग रहा था। बट रिजल्टेंट क्या है, वो फ्रिक्शन की वजह पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन की वजह से उसकी वैल्यू और एंगल चेंज होता रहेगा। तो हम रोलर सपोर्ट को भी देखेंगे।
इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ये वीडियो भी पूरा नहीं है, हम इसको आगे और 3-4 टाइप के देखेंगे कैसे कैसे सपोर्ट्स होते हैं और हम उनको भी मॉडल करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।